जियो ग्राहकों के लिए एक बुरी खबर है। रिलायंस जियो ने अपने 4 सबसे सस्ते प्लान को बंद कर दिया है। रिलायंस जियो ने जियो फोन के रिचार्ज पोर्टफोलियो में बड़ा बदलाव किया है। जियो ने जियो फोन के 4 ऑल इन वन प्लान्स अपने प्रीपेड पोर्टफोलियो से हटा दिए हैं। जियो फोन के ये प्लान 99 रुपये, 153 रुपये, 297 रुपये और 554 रुपये के हैं। ये बात ऑनलिटिक की रिपोर्ट में कही गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जियो ने जियो फोन के 4 प्रीपेड प्लान्स को बंद कर दिया है। इस बड़े बदलाव के बाद रिलायंस जियो केवल 4 ऑल इन वन प्लान्स ऑफर कर रही है। जियो फोन के ये प्रीपेड रिचार्ज प्लान 75 रुपये, 125 रुपये, 155 रुपये और 185 रुपये के हैं। रिलायंस जियो ने जियो फोन के प्रीपेड पोर्टफोलियो में यह बड़ा बदलाव IUC चार्जेस खत्म करने के बाद उठाया है। जियो के प्लान्स में अब टूली अनलिमिटेड कॉलिंग का फ़ायदा मिलने लगा है, यानी जियो यूजर्स अब किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग कर सकते हैं। जियो फोन के 75 रुपये वाले प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ 3 GB डेटा मिलता है। इस प्लान की वैलिडिटी 28 दिन की है। प्लान में 50 SMS भेजने की सहूलियत मिलती है। वहीं जियो फोन के 125 रुपये वाले प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ टोटल 14 GB डेटा मिलता है। प्लान की वैलिडिटी 28 दिन की है। प्लान में 300 SMS भेजने की सुविधा मिलती है। जियो फोन के 155 रुपये वाले प्लान की वैलिडिटी भी 28 दिन की है। प्लान में फ्री कॉलिंग के साथ 28 GB डेटा मिलता है, यानी इस प्लान में यूजर्स को हर दिन 1 GB डेटा मिलता है। प्लान में हर दिन 100 SMS भेजने की सुविधा है। वहीं जियो फोन के 185 रुपये वाले प्लान में टोटल 56 GB डेटा मिलता है। अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ प्लान में हर दिन 100 SMS भेजने की सुविधा मिलती है। इन सारे प्लान्स में जियो ऐप्स का कॉम्प्लीमेंट्री सब्सक्रिप्शन मिलता है। रिलायंस जियो ने अपने 4 सबसे सस्ते प्लानों को बंद तो किया है, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने और जो प्लान्स लाए हैं वो ग्राहकों को कितना पसंद आती है ये तो वक्त ही बताएगा। द न्यूज़ रिपोर्टर के लिए मैं अपूर्वा सिंह। राजधानी रायपुर से लगे औद्योगिक क्षेत्रों से निकलने वाले धुएं व जो औद्योगिक इकाई है उनसे निकलने वाले प्रदूषित जल से आसपास के गांव आफत में हैं। वही बता दें कि भूजल स्तरीय है वो भारी प्रदूषण हो रहा है। राजधानी के औद्योगिक क्षेत्र की कई इकाइयों से निकलने वाला जहरीला पानी आसपास गांवों के ग्रामीणों के लिए आफत बना हुआ है। उरला, बेंद्री और सिलतरा के मेटल पार्क इलाके के करीब 20 एकड़ ज़मीन इस केमिकल युक्त पानी से खराब हो रहा है। नाले गड्ढों में पानी BOD की मात्रा इतनी ज़्यादा है कि इससे यहाँ की उपजाऊ ज़मीन बंजर हो रही है। यह गंदा पानी भूमिगत जल को प्रभावित कर रहा है। इसके अलावा नालों के माध्यम से खारून तट तक भी पहुंच रहा है। इसके लिए केंद्रीय पर्यावरण मंडल ने समय समय पर पानी की जांच कराने के निर्देश दिए हैं। फैक्ट्रियों से निकलने वाला पानी का सैंपलिंग भी करने के कड़े निर्देश हैं। जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। पानी जहरीला होने से बीमारियों का आशंका बना है। औद्योगिक क्षेत्र में 250 फैक्ट्रियां हैं। नियमानुसार फैक्ट्रियों का गंदा पानी फैक्ट्री से बाहर नहीं जाना चाहिए, लेकिन फैक्ट्री संचालक नियमों को ताक पर रखकर यह पानी बाहर छोड़ रहे हैं। कुछ फैक्ट्रियों में सीधे बोर करके जहरीले पानी को भूमिगत जल से भी डालने की सूचना मिली है। अहम बात यह है कि पर्यावरण संरक्षण मंडल के अधिकारियों का कहना है कि उनके द्वारा लगातार फैक्ट्रियों की जाँच की जा रही है, लेकिन यह सब उनकी नज़र से दूर है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का अभाव। करीब 3 दशक पूर्व स्थापित बावल औद्योगिक क्षेत्र की इकाइयों से निकलने वाले दूषित पानी के ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की मांग समय समय पर उठती रही। बावजूद इसके अभी तक क्षेत्र में 100% सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बनाया गया है। शुरुआती दौर में इस क्षेत्र की फैक्ट्रियां से निकलने वाली पानी बहुत कम था। जैसे जैसे उद्योगों का विस्तार हुआ, क्षेत्र में फैक्ट्रियां से निकलने वाले दूषित पानी की मात्रा भी बढ़ने लगी। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार लगातार उद्योग से निकलने वाले प्रदूषण और वहां से निकलने वाली गंदे पानी को लेकर लगातार कार्रवाई जारी है। वहीं कई उद्योगों को नोटिस देकर भी समझाया गया है, लेकिन अभी तक प्रदूषण नहीं रुक पाया है, चाहे वह वायु प्रदूषण हो या फिर भूजल प्रदूषण। द न्यूज़ के लिए मैं तिलक देवांगन। किसान आंदोलन का 50वां दिन है। सुप्रीम कोर्ट की बैठक के बाद सस्पेंस बना हुआ है कि आखिरकार इस आंदोलन का नतीजा क्या निकलेगा, और खबर सामने आ रही है कि सरकार इस मुद्दे पर आज चर्चा करेगी। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का 50वां दिन है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक्सपर्ट कमेटी बनाने के बाद सरकार और किसान संगठनों के बीच शुक्रवार को होने वाली 10वें दौर की बातचीत पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। मीटिंग को लेकर सरकार ने बुधवार को सीनियर अफसरों और वकीलों से चर्चा की है। वकीलों की सलाह और सभी कानूनी पहलुओं पर विचार के बाद आज अंतिम फैसला किया जाएगा।
भारतीय किसान यूनियन यानी BKU के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि अगर सरकारें 5 साल तक काम कर सकती है तो किसान इतने वक्त तक प्रदर्शन क्यों नहीं कर सकते। उन्होंने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं लेकिन कमेटी से खुश नहीं है। हमारा प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार कानून वापस नहीं लेती। खबर सामने आई है कि 15 जनवरी यानी कल किसान और सरकार के बीच बैठक रखी गई है जिसमें यह चर्चा की जाएगी कि इस मुद्दे का अंतिम निर्णय क्या लिया जाए। अब देखना यह होगा कि इस पूरे आंदोलन का फैसला क्या निकलता है। द न्यूज़ रिपोर्टर के लिए मैं शुभांगी ठाकुर। प्रदेश में 1 दिसंबर से धान खरीदी प्रारंभ किया गया था जिसमें अब तक तकरीबन 70 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा जा चुका है। वहीं लगभग 17 लाख किसानों ने अपना धान बेच चुके हैं। खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में अब तक के जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं उसके अनुसार 70 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। वहीं 17,000 किसानों ने समर्थन मूल्य पर अपना धान बेचा है। राज्य के मिलरों से 22,48,000 टन धान का डीओ जारी किया गया है। इसके विरुद्ध मिलरों द्वारा अब तक 19,42,000 मीट्रिक टन धान का उठाव कर लिया गया है। अब तक के जिलेवार जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं उसके अनुसार बस्तर जिले में 91,000 मीट्रिक टन, बीजापुर जिले में 45,000 मीट्रिक टन, दंतेवाड़ा जिले में 9,000, कांकेर जिले में 2,14,000, कोंडागांव जिले में 1,01,000, नारायणपुर जिले में 13,000, सुकमा जिले में 26,000, बिलासपुर जिले में 3,64,000, गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में 52,000, जांजगीर चांपा जिले में 6,68,000, कोरबा जिले में 88,000, मुंगेली जिले में 2,87,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। इसी तरह रायगढ़ जिले में 4,14,000, बलौद जिले में 4,18,000, बेमेतरा जिले में 4,83,000, दुर्ग जिले में 3,18,000, कवर्धा जिले में 3,35,000, राजनांदगांव जिले में 5,73,000 मीट्रिक टन धान खरीदा गया है। बहरहाल धान खरीदी को लेकर तमाम तरह की परेशानियों के बीच अब सिर्फ धान खरीदी में 15 दिनों का समय शेष है। इस बीच पंजीकृत सभी किसानों का धान बिक पाता है या कुछ किसानों का रुक जाएगा, यह आने वाला वक्त बताएगा। द न्यूज़ रिपोर्टर के लिए मैं प्रमोद साहू। राजधानी रायपुर से आज एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां राजधानी रायपुर के एक शराब दुकान में सुपरवाइजर 20 लाख रुपए लेके फरार हो गया, जिसके बाद आबकारी विभाग के अधिकारी ने शराब दुकान के स्टाफ की ही पिटाई कर दी। राजधानी रायपुर से एक बड़ी खबर मिल रही है, शराब दुकान का सुपरवाइजर 20 लाख रुपए लेकर फरार हो गया है। ये पूरा मामला राजधानी रायपुर के न्यू राजेंद्र नगर इलाके का है। जानकारी के मुताबिक राजेंद्र नगर इलाके के अमलीडी शराब भट्टी में ये सुपरवाइजर काम करता था, जिससे वह अवैध शराब बिक्री के मिले 20 लाख रुपए को लेकर फरार हो गया। फरार सुपरवाइजर का नाम विपुल है, जो हरियाणा के फरीदाबाद का रहने वाला है। पिछले 2 दिनों से विपुल तिवारी का कोई पता नहीं चल पाया है। इस मामले में राजेंद्र नगर थाने में फरार युवक का मामला दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि जो पैसे चोरी हुए हैं वे पैसे नंबर 2 के बताए जा रहे हैं। इन पैसों का कोई हिसाब नहीं होता था, ये पैसे आबकारी अधिकारी लेकर जाते थे। इस तरह सहायक जिला आबकारी अधिकारी अजय कुमार पांडे द्वारा शराब के बड़े घोटाले का मामला सामने आया है। नंबर 2 के शराब के पैसे को लेकर गायब होने की खबर के बाद आबकारी विभाग के अधिकारी बौखला गए हैं। गुस्से में सहायक आबकारी अधिकारी ने अमलीडी शराब दुकान के कर्मचारियों की ही पिटाई कर दी। पिटाई में शराब दुकान के कई कर्मचारी बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। अब जख्मी शराब दुकान के कर्मचारी राजेंद्र नगर थाना पहुंचे, जहां अपनी शिकायत दर्ज कराई। इधर 20 लाख लेकर गायब होने की खबर के बाद राजधानी में सरगर्मियां तेज है। आबकारी विभाग के इस अधिकारी के घोटाले तो सामने आ ही गए, इसके साथ साथ जो 20 लाख की चोरी शराब दुकान से हुई है, उससे कहीं न कहीं राजधानी में सरगर्मी का माहौल जरूर बना हुआ है। द न्यूज़ रिपोर्टर के लिए मैं अपूर्वा सिंह। भारतीय सेना में नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए खास मौका है। बता दें कि भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए वैकेंसी निकल चुकी है। 30 दिसंबर से लेकर 19 जनवरी तक ये वैकेंसी का फॉर्म भरा जाएगा। भारतीय सेना में नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक खास मौका है, जिससे आप सीधे भारतीय सेना के अधिकारी स्तर की नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। आपको बता दें कि NDA ने 1 2021 की अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसके लिए आवेदन 30 दिसंबर से जारी है। आवेदन 19 जनवरी तक किया जा सकता है। परीक्षा 18 अप्रैल 2021 को होनी तय है। कैरियर काउंसलर अमित कुमार कहते हैं कि NDA वर्तमान समय के बेहतरीन कैरियर विकल्पों में से एक है। भारतीय सेना से जुड़ा गौरव व सम्मान युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। एक तरफा जहां छात्र ग्रेजुएशन के लिए लाखों रुपए फीस देते हैं, वहीं
IAM आदि में NDA के कैडेट को प्रशिक्षण के दौरान ही वेतन भत्ते अन्य लाभ मिलने लगते हैं। साथ ही 12वीं के बाद ही भारतीय सेना में अधिकारी स्तर की नौकरी इसे आज के समय सबसे बेहतर नौकरी बनाती है। इसके अलावा हर दिन नई चुनौतियां, एडवेंचर व देश प्रेम के जज्बे के कारण यह वर्तमान समय में युवाओं की पहली पसंद है। कौन दे सकता है परीक्षा? अविवाहित होना चाहिए, तभी आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल रहेंगे। इंडियन एयरफोर्स और नेवी में भर्ती होने के लिए 12वीं में फिजिक्स और मैथ्स होना चाहिए। फिजिकल फिटनेस अच्छी होनी चाहिए। आपकी उम्र 16 से 19 साल के बीच होना चाहिए। आपकी लंबाई कम से कम 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। आपको बता दें कि NDA की लिखित परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, जिसमें से पहला पेपर 300 अंक का होता है, जिसमें केवल मैथ्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। वहीं तो दूसरा पेपर 600 अंक का जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है, जिसमें 200 अंक के प्रश्न अंग्रेजी विषय के पूछे जाते हैं। वह शेष 400 अंक साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर आदि के विषय आते हैं। देश में शिक्षित युवाओं को नौकरी का मौका और देशभक्ति का जज्बा सीखने के लिए एक ज़रूर ये अच्छा मौका है। वहीं बेरोजगार कई प्रकार की नौकरी की ठगी से ठग होते हैं, जिसके चक्कर में युवाओं का भविष्य अधर में हो जाता है। लेकिन इंडियन आर्मी में नौकरी के लिए बम्पर पदों की भर्ती की जा रही है। द न्यूज़ के लिए मैं तिलक देवांगन। देश भर में कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत 16 जनवरी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। यह कार्यक्रम 2 वे लाइव वेबकास्ट के जरिए संपन्न होगा। प्रधानमंत्री के इस वर्चुअल सेशन के लिए सभी राज्यों को नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 जनवरी को वर्चुअल तरीके से राष्ट्रीय राजधानी से कोविड के टीकाकरण अभियान की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री इस वेबकास्ट के दौरान राज्यों के साथ 2 वे लाइव बातचीत करेंगे। मिली जानकारी अनुसार कार्यक्रम के बारे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने चुप्पी साध ली है। वहीं राज्य सरकार इस लॉन्च कार्यक्रम की तैयारियों में व्यस्त है। प्रधानमंत्री के वर्चुअल सेशन को लेकर राज्यों को नोटिफिकेशन भेज दिया गया है और कहा गया है कि वीडियो दिखाने के लिए कुछ जगहों को चिन्हित किया जाए और सरकार को कोविन ऐप पर साइट के पंजीकरण का निर्धारण किया जाए। आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीनेशन के लिए पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से बुधवार दोपहर इंडिगो की फ्लाइट से छत्तीसगढ़ में 27 कार्टन में 3.25 लाख कोविशील्ड वैक्सीन की पहली खेप पहुंच गई है। वैक्सीन को कोल्ड स्टोर में रखा गया है। कोल्ड स्टोर में पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है। छत्तीसगढ़ में कोवैक्सीनेशन को लेकर तैयारियां जोरों पर है। पहले चरण में कोरोना वॉरियर्स को टीका लगाया जाएगा। पहली खेप गुरुवार को पहुंच चुकी है। न्यूज़ रिपोर्टर के लिए मैं प्रमोद साहू।